दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक शहर पड़ता है लिवरमोर। वहां पे एक लेबोरेटरी बनाई गई जिसका काम था कि वो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन के ऊपर रिसर्च करेगी। अब इस लेबोरेटरी में एक कॉम्प्लेक्स है जहां पे लेजर्स का यूज होता है। उस कॉम्प्लेक्स का नाम है नेशनल इग्निशन फैसिलिटी यानी NIF। NIF के साइंटिस्ट ने आकर अनाउंस किया है कि हाल ही में उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन में नेट एनर्जी गेन स्थापित करा है। इस बात को आसान भाषा में अब समझिए कि उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूजन के दौरान जो रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में कुछ एनर्जी भी यूज की जाएगी, तो जो एनर्जी उन्होंने इनपुट दी थी उससे कहीं ज्यादा उस एनर्जी का आउटपुट उन्हें मिला है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने 2.05 मेगा जूल्स की एनर्जी इनपुट के लिए दी और उन्हें रिटर्न में जो एनर्जी अचीव हुई आउटपुट के तौर पर वो थी 3.15 मेगा जूल्स। तो इसका मतलब नेट एनर्जी गेन अब सरप्लस में आ गया है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए इतना ज्यादा हल्ला क्यों है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि आप, मैं, ये पेड़ पौधे, ये पृथ्वी अगर जिंदा है तो उसके पीछे का कारण है सूरज से निकलने वाली वो जो एनर्जी है, और वो एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन से निकलती है। और वही न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन अब पहली बार पृथ्वी पे सक्सेसफुली कर लिया गया है। इस वजह से ये इतना बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। अब आप सब एटम्स के बारे में तो जानते ही होंगे। हमारे चारों ओर जो कुछ भी मैटर प्रेजेंट है, चाहे सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर प्लाज्मा, उन सब में एक बेसिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसको हम एटम बोलते हैं। एटम्स बेसिकली एक न्यूक्लियस के बने होते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, और एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और उसके चारों ओर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल घूम रहा होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियाई जो है अलग अलग स्टेजेस में हो सकता है, या तो फिर बहुत ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, या तो फिर ये बहुत ज्यादा हैवी होगा, और या फिर ये बहुत ज्यादा स्मॉल, छोटे साइज में हो सकता है। जब ये बहुत ज्यादा हैवी होता है तो धीरे धीरे ये न्यूक्लियाई टूटने लगता है, और टूटने के साथ साथ इसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जब ये टूट रहा होता है ये कुछ इस तरह से, तो इसको हम विखंडन बोलते हैं यानी फिजन बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। और जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में आके फ्यूज कर जाएं तो उसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं या फिर नाभिकीय संलयन बोलते हैं। अब ये बात अपने आप में इतनी बड़ी इसलिए भी है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में तो हम काफी कुछ जानते हैं और काफी हद तक इंसानों ने न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर अपना कंट्रोल बना रखा था। चाहे उसे न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह यूज करना हो, हिरोशिमा एंड नागासाकी याद होगा आपको, जिसमें हमने 2 बॉम्ब डाल के 2 शहरों को बर्बाद कर दिया था। हमने नहीं, ऑफकोर्स यूएस वालों ने जापान के 2 शहरों को बर्बाद कर दिया था। या फिर बात हो कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, या फिर न्यूक्लियर मेडिकल यूजेस करने हैं, वो सब में काफी हद तक न्यूक्लियर फ्यूजन में हम अपना कंट्रोल बना चुके हैं। पूरी तरह से नहीं, बट काफी हद तक न्यूक्लियर फ्यूजन को हम समझ चुके हैं। पर न्यूक्लियर फ्यूजन को इंसानियत अभी तक नहीं समझ पाई है, और ये जो ब्रेक थ्रू मिला है इंसानियत को, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने एनर्जी गेन की है। तो ये एक छोटा सा स्टेप है जो कि हमें आगे आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, और वो भी बहुत ही कम दामों में। अभी जो आपका बिल हजारों में आता होगा वो धीरे धीरे हो सकता है आने वाले 50-60 सालों में, जब न्यूक्लियर फ्यूजन को हम काफी हद तक समझ जाएंगे, तो वो बहुत बहुत ज्यादा कम हो सकता है। अब इसके दूसरे बेनिफिट्स के ऊपर बात करते हैं। आपको पता है आज के टाइम पे जो भी एनर्जी हमें मिल रही है वो सब कुछ हमें या तो कोयला जलाने से मिलती है, या तो ऑयल जलाने से मिलती है, या गैस जलाने से मिलती है, या फिर न्यूक्लियर फिजन के द्वारा मिलती है। एग्जाम्पल लीजिए न्यूक्लियर फिजन का। अगर मान लीजिए आपने 1 किलो फ्यूजन के लिए फ्यूल लिया और 1 किलो फ्यूजन के लिए लिया, फ्यूजन से जो एनर्जी निकलेगी उससे 4 गुना ज्यादा फ्यूजन से हमें एनर्जी मिलेगी, पहला पॉइंट। और जो कोल, ऑयल या गैस जलाते हैं हम, इससे 40 लाख गुना ज्यादा एनर्जी हमको न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलेगी। तो आपके जितने भी शहर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इसमें अनलिमिटेड फॉर्म में हमें एनर्जी मिल सकेगी न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा। अब आपको याद होगा न्यूक्लियर फ्यूजन को यूज करने के चक्कर में कई बार न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स देखे हैं दुनिया ने, जैसे फुकुशिमा वाला 2011 जापान में हुआ था, 1984 में चेरनोबिल यूक्रेन में हुआ था, या फिर
3 माइल एक्सीडेंट हुआ था, या फिर इंडिया में भी छोटे मोटे एक्सीडेंट्स देखे गए हैं, क्योंकि फ्यूजन में जो फ्यूल यूज होता है या फिर जो रिएक्शंस होते हैं उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर न्यूक्लियर फ्यूजन में ऐसा नहीं होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन के जो रिएक्शंस होंगे उसे इजीली कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि प्लाज्मा एक बार को बहुत तेजी से सेकंड्स के अंदर ठंडा हो जाएगा और इजीली फ्यूजन कंट्रोल किया जा सकेगा। अब एक बात और है, न्यूक्लियर फिजन के दौरान जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल हम करते हैं फ्यूल के तौर पर, इन सब की मात्रा पृथ्वी पर बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है। ये लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ये चाहे यूरेनियम की बात हो चाहे थोरियम की बात हो, और कुछ ही कुछ देशों के पास होता है ये। बट अगर हम बात करेंगे फ्यूजन की, फ्यूजन में जो भी फ्यूल यूज होगा, जैसे कि ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम को किसी भी पानी से एक्सट्रैक्ट करके निकाला जा सकता है। ट्राइटियम है वो इसी रिएक्शन के दौरान ही बन जाएगा। तो ऐसे में हमें जो फिजन के दौरान ये डर लगा रहता था कि ये इस प्रकार के रिसोर्सेज कहीं खत्म ना हो जाए, कम ना हो जाए पृथ्वी से, ये डर हमें फ्यूजन में नहीं दिखेगा। अब न्यूक्लियर फिजन के दौरान हमने एक और चीज देखी कि एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेज का बहुत बड़ी मात्रा में एमिशन होता है, जो कि अगेन हमारे एटमॉस्फेयर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होता है। बट फ्यूजन के दौरान ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्यूजन का जो बाई प्रोडक्ट है वो जनरली क्या है, हीलियम है। और हीलियम एक प्रकार की नॉन टॉक्सिक और एक इनर्ट गैस होती है, जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करती है, तो इसका भी खतरा हमें कम हो गया। तो अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर जब सब कुछ इतना अच्छा अच्छा है तो हम बना क्यों नहीं पा रहे हैं। मेरे जीते जी भी ऐसा हो जाए कि इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे मिल जाए और सस्ते दामों में मिल जाए, मैं भी कुछ इस ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके आनंद उठा सकूं। तो सर्स एंड मैम्स, आपको इसके लिए एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा जो आपने स्कूल में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि दो अलग अलग प्रकार के यानी ऑपोजिट चार्जेस को पास में लाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स। पर दो सिमिलर प्रकार के चार्जेस को पास में लाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहे होते हैं, एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, उनको पास बिठाने में बहुत दिक्कत होती है। तो अब मान लो हाइड्रोजन के दो अलग अलग भाई हैं, दो आइसोटोप्स हैं, एक का नाम है ड्यूटीरियम, एक का नाम है ट्राइटियम। तो अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास बैठना ही नहीं चाहते, बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं एक दूसरे से। पर ये जब तक नहीं मानेंगे जब तक हम इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे कि अरे बैठो बैठो बैठो, और तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं लगाएंगे। उतना टेम्परेचर और प्रेशर जितना सूरज चाचू लगाते हैं दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को आपस में बिठाने के लिए। ये टेम्परेचर और प्रेशर कई करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, और कई करोड़ गुना ज्यादा प्रेशर होता है जो पृथ्वी का प्रेशर है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का प्रेशर से कई करोड़ों गुना ज्यादा प्रेशर ये होता है। तो अब इंसान भी जल्दी हार मानने वाला नहीं है, उसने कहा ठीक है हम कोशिश करेंगे इतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर बनाने की। तो उन्होंने एक सिलेंडर बनाया, उस सिलेंडर के अंदर एक मिर्च के दाने जैसा, पेपर कॉर्न जैसा साइज का एक छोटा सा कैप्सूल रखा, और इस सिलेंडर में बहुत सारी लेजर बीम्स 192 डिफरेंट लेजर बीम्स ट्रांसफर करने लग गए। अब ये जो यूवी रेज हैं ये कन्वर्ट हुई एक्सरेज में, एक्सरेज ने इस कैप्सूल को इंप्लोड करा, और ये जो हाइड्रोजन के दो अलग अलग आइसोटोप्स थे ये फाइनली जाकर इसमें एक दूसरे में फ्यूज हो गए और एक नया प्रोडक्ट बना लिया, एक नया एटम बना लिया, एक नया न्यूक्लियाई बना लिया जिसका नाम है हीलियम। तो हाइड्रोजन से हीलियम बना, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस से बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। ये वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि 2.05 मेगा जूल्स एनर्जी लग गई इतना ज्यादा कंडीशंस प्रोवाइड करने में, लेकिन फाइनली पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि 3.15 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी हमको इन रिटर्न मिल गई है। तो ये थोड़ा सा जो सरप्लस आपको दिख रहा है ये एक छोटा सा, एक नन्हा सा कदम है फ्यूजन की रिएक्शंस के दौरान आगे लंबे सफर के लिए। तो अभी के लिए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसको हमें अप्लॉज भी करना चाहिए। अब बात आती है क्या दुनिया भर की सारी रिसर्चेज अमेरिकन ही करेंगे, बाकी सब दुनिया के लोग उनके फायदे ही उठाते रहेंगे? तो ऐसा नहीं है। इवन इंडिया भी इस पर्टिकुलर रिसर्च में शामिल है। ITER नाम की एक संस्था में, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो कि फ्रांस में है, उसका मेंबर इंडिया भी है। इंटरनेशनल लेवल पर
इसी पर्टिकुलर फ्यूजन रिएक्शन के ऊपर काम चल रहा है। अब जब इन सब की बात हो रही है तो चाइना कैसे पीछे रह सकता है। हाल ही में चाइना ने अनाउंस करा था कि उन्होंने एक आर्टिफिशियल सन बना लिया है, यानी वही सेम रिएक्शन जो सन के अंदर हो रही है वो उन्होंने पृथ्वी पर कर ली है। टोकामैक नाम रखा था उसका, ईस्ट नाम भी रखा था, ईस्ट का फुल फॉर्म आपके सामने है। तो आई होप आपको इस करंट अफेयर्स के वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो ना सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए और शेयर जरूर करिए और कमेंट करिए आपको नेक्स्ट क्या टॉपिक चाहिए ये बताइए और प्लीज फाइनली सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुकेशन इनसाइट्स।